नमस्कार, मैं गौरव आप सभी का आपके अपने चैनल जी गुरुकुल में स्वागत करता हूं। और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th के फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। आज हम लोग वन शॉट में कंप्लीट इलेक्ट्रिसिटी कवर करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि आज हमने पढ़ना क्या क्या है। तो आज हम लोग टोटल 10 टॉपिक कवर करने वाले हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले समझेंगे इलेक्ट्रिसिटी। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए इलेक्ट्रिसिटी सिंपल सा है। क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी? तो हम लोग बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। सिंपल सा डेफिनेशन है, इलेक्ट्रिसिटी इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। कैसे जनरेट होता है? तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जनरेट होता है। सबसे सिंपल सा डेफिनेशन, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में आपको अच्छे तरीके से नॉलेज होगा, ये हम मान के चल रहे हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर? अच्छा, ये तो क्लियर हो गया कि भैया इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, तो फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है कि कितने तरह का होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा इलेक्ट्रिसिटी दो तरह के होते हैं। एक होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। हमने कौन सा डिस्कस करना है? तो हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी डिस्कस करना है, ठीक है। तो ये जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है, इसको हम लोग इलेक्ट्रिक करंट भी बोलते हैं, या सिंपली इसको हम लोग करंट भी बोलते हैं, ठीक है। होता क्या है? तो सिंपल आप बोल सकते हो फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, या आप इसको इलेक्ट्रिक करंट बोलो या इसको करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलो, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है कि हम लोग को तो मेजर करना होगा, है ना। चार्ज फ्लो कर रहा है, ठीक है, लेकिन हमने तो मेजर करना होगा। दैट इज वाई हम लोग बोलेंगे रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। हम लोग क्या डिफाइन करेंगे? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी ठीक है चार्ज फ्लो कर रहा है, लेकिन कितने टाइम में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो याद रखिएगा इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। फिर से रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज किससे डिनोट करते हैं? तो आई से डिनोट करते हैं, याद रखिएगा। और फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, I इक्वल टू क्यू बाई टी, ठीक है। I इक्वल टू क्यू बाई टी, और इसका यूनिट होता है, यानी SI यूनिट होता है एम्पियर। याद रखिएगा SI यूनिट होता है एम्पियर, और इसका जो सीजीएस यूनिट होता है वो होता है बायोट, ठीक है। इसका जो सीजीएस यूनिट होता है वो होता है बायोट, ठीक है। एकदम क्लियर। चलिए अब बात करते हैं कि एम्पियर क्या होता है, यानी 1 एम्पियर क्या होता है, ठीक है। ये तो हमने देख लिया कि इलेक्ट्रिक करंट का एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होना चाहिए। तो सिंपल रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज किससे डिनोट करते हैं? तो आई से डिनोट करते हैं। यूनिट भी हमने देख लिया एम्पियर, और हमने फॉर्मूला भी देख लिया, ठीक है। अब बात आती है कि एम्पियर क्या होता है, यानी 1 एम्पियर क्या होता है, ठीक है। देखिए ये है एम्पियर, ठीक है, और इनका पूरा नाम है एंद्रे मेरी एम्पियर। याद रखिएगा एम्पियर का पूरा नाम है एंद्रे मेरी एम्पियर, ठीक है। अब 1 एम्पियर क्या होता है? तो आप सिंपली बोल सकते हो कि अगर 1 कूलम चार्ज, ठीक है, अगर 1 कूलम चार्ज, ठीक है, इफ 1 कूलम चार्ज फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड, अगर 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में किसी भी कंडक्टर से फ्लो करता है, ठीक है। फिर से अगर 1 कूलम चार्ज किसी भी कंडक्टर से अगर 1 सेकेंड में फ्लो होता है, तो हम लोग बोलेंगे कि जो करंट है वो 1 एम्पियर है। याद रखिएगा जो करंट है वो कितना है? तो वो 1 एम्पियर है। फिर से इस डेफिनेशन को पढ़ लीजिए कि 1 एम्पियर इज द करंट व्हेन 1 कूलम चार्ज मूव पास्ट अ पॉइंट इन 1 सेकेंड, यानी अगर 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो होता है तो उस करंट को बोलते हैं 1 एम्पियर। एकदम क्लियर। और ये भी याद रखिएगा एम्पियर इक्वल टू होता क्या है? तो एम्पियर इक्वल टू होता है कूलम पर सेकेंड। याद रखिएगा एम्पियर इक्वल टू होता है कूलम पर सेकेंड। चलिए ये तो हो गई बात की इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट को मेजर कैसे करते हैं। तो याद रखिएगा इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग एक डिवाइस से मेजर करते हैं, और उस डिवाइस को हम लोग बोलते हैं एमीटर। याद रखिएगा एमीटर क्या होता है? एमीटर तो सिंपल सा डेफिनेशन, एमीटर इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए जिस डिवाइस का यूज किया जाता है वो होता है एमीटर। क्लियर है एकदम अच्छे तरीके से। अच्छा, एक दो पॉइंट और, एमीटर को हमेशा सीरीज में कनेक्ट करा जाता है। याद रखिएगा एमीटर को हमेशा सीरीज में कनेक्ट करा जाता है। चलिए एकदम क्लियर हो गया। अच्छा, यहां पे एक और डिवाइस के बारे में जिक्र करना जरूरी है, दैट इज गैल्वेनोमीटर, ठीक है। गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर क्या होता है? तो गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो डिटेक्ट करता है करंट के प्रेजेंस को, ठीक है। डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट, कि सर्किट में करंट जा रहा है कि नहीं जा रहा है, यानी करंट के प्रेजेंस को डिटेक्ट करता है। सिंपल सी बात है, ठीक है। करंट
के प्रेजेंस को डिटेक्ट करता है, दैट इज गैल्वेनोमीटर। चलिए अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। ठीक है, देखिए करंट तो ठीक है, करंट यानी फ्लो ऑफ चार्ज तो कहां से फ्लो करेगा, ठीक है, एक सर्किट से फ्लो करे, एक रास्ते से फ्लो करेगा, है ना। तो वो जो रास्ता है उस रास्ते को हम लोग बोलेंगे सर्किट। ठीक है, उस रास्ते को हम लोग क्या बोलेंगे, सर्किट। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक सर्किट एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, तो एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है जो एक रास्ता प्रोवाइड करता है। ठीक है, जो एक रास्ता प्रोवाइड करता है जिससे इलेक्ट्रिक करंट, जिससे चार्ज फ्लो कर सके। ठीक है, सिंपल सी बात है, एक रास्ता प्रोवाइड करता है जिससे आपका जो चार्ज है वो फ्लो कर सके। ठीक है, अच्छा, इलेक्ट्रिक सर्किट दो तरह के होते हैं, एक होता है कंप्लीट सर्किट, दूसरा होता है इनकम्प्लीट सर्किट। अगर कोई भी गैप नहीं होगा, ठीक है, जैसे इसमें देखिए किसी प्रकार का कोई गैप नहीं है तो इसको बोलेंगे कंप्लीट सर्किट। ठीक है, अगर कोई भी गैप नहीं है तो बोलेंगे कंप्लीट सर्किट। ठीक है, अच्छा, सर्किट अगर कंप्लीट है तो आपका करंट क्या करेगा, अच्छे तरीके से फ्लो करेगा। ठीक है, आप ऐसे ही बोल सकते हो कि अगर जितने भी कंपोनेंट्स हैं अगर वो अच्छे तरीके से ज्वाइंड अप है, अच्छे तरीके से ज्वाइन है, तो हम लोग बोलेंगे सर्किट कंप्लीट है। चलिए, दूसरा होता है इनकम्प्लीट सर्किट। तो यहां पे देखिए ब्रेक है। ठीक है, तो अगर आपका जो सर्किट है, जो रास्ता है, अगर वो टूटा होगा, या सिंपल समझो कि अगर जो गैप होगा, अगर आपको गैप दिख जाता है, ठीक है, तो वो क्या है, वो है आपका इनकम्प्लीट सर्किट। तो इनकम्प्लीट सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो करेगा, यानी जो आपका चार्ज है वो कैसे फ्लो करेगा, नहीं फ्लो करेगा। ठीक है, अच्छा, अब बात करते हैं कि सर्किट में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया एक सिंपल सा सर्किट। ठीक है, अब हमको देखना है कि सर्किट में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, और उनके सिंबल्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज सेल। क्या होता है सेल, तो सिंपल एक ऐसा डिवाइस होता है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सिंपल सी बात है, सेल क्या होता है, तो एक डिवाइस होता है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ये होता है पॉजिटिव और ये वाला होता है नेगेटिव। ठीक है, चलिए अब बैटरी, बैटरी क्या होता है, तो सिंपल दो या दो से अधिक सेल्स को आप मिला दोगे तो बन जाएगा बैटरी। ठीक है, दो या दो से अधिक सेल्स को मिला दोगे तो क्या बन जाएगा, बैटरी। एकदम क्लियर, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका बैटरी। सिंबल्स आपने ध्यान में रखने हैं। ठीक है, फिर और एक आपको डिवाइस मिलेगा फ्यूज। फ्यूज क्या होता है, तो आप सिंपली बोलो कि फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस है ना। फ्यूज एक क्या होता है, सेफ्टी डिवाइस होता है जो प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, जो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस को प्रोटेक्ट करता है। सिंपल सी बात है, फ्यूज क्या होता है, तो फ्यूज एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, एक सेफ्टी डिवाइस है जो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल, ठीक है, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम हाई वोल्टेज। ठीक है, फ्रॉम हाई करंट से क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। तो जैसे ही करंट आपका हाई होगा तो फ्यूज क्या कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। फ्यूज क्या कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा, और जब ब्रेक कर जाएगा तो करंट आगे फ्लो ही नहीं करेगा, तो आपका जो डिवाइस है वो बच जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया, सबसे पहला हमने सेल डिस्कस किया, फिर हमने बैटरी डिस्कस किया, फिर फ्यूज। चलिए अब बात करते हैं स्विच का, कि स्विच क्या होता है। ठीक है, तो सिंपली समझ लीजिए कि स्विच क्या करता है, रेगुलेट करता है, ये अलाउ करता है कि आपका सर्किट में करंट फ्लो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर स्विच ओपन है तो हम लोग बोल सकते हैं कि सर्किट इनकम्प्लीट है, और सर्किट अगर इनकम्प्लीट है तो कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। अगर सर्किट क्या है आपका, ठीक है, अगर सर्किट आपका कंप्लीट है यानी आपका जो स्विच है वो क्या है, क्लोज है। स्विच अगर क्लोज है तो आराम से करंट क्या करेगा, फ्लो करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कंपोनेंट क्या है, तो दैट इज वायर। ठीक है, नेक्स्ट कंपोनेंट क्या है, वायर, जिसके थ्रू क्या करेगा, आपका चार्ज फ्लो करेगा। ठीक है, और वायर के दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है, एक होता है मेटलिक पार्ट, दूसरा होता है ऊपर से जो कवर होता है यानी प्लास्टिक पार्ट। ठीक है, चलिए ये क्लियर हो गया वायर। अच्छा, अगला क्या होता है, तो अगला है आपका लैंप। ठीक है, आप इसको लैंप बोलो या इसको आप सिंपली बल्ब बोलो। ठीक है ना, एकदम क्लियर है ना। तो बल्ब क्या करता है, तो आप सिंपली बोलो कि एक ऐसा डिवाइस होता है जो एनर्जी को यूटिलाइज करता है। ठीक है, जो एनर्जी को यूटिलाइज करता है। ठीक है, अच्छा, ये क्या हो गया, ये हो गया बैटरी। ये क्या करता है, तो पावर को सप्लाई करता है। ठीक है, ये क्या हो गया, आपका वायर हो गया। ठीक है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी क्या करता है, कंडक्ट करता है। और ये क्या हो गया आपका स्विच, और स्विच क्या करता है, अलाउ करता है कि करंट फ्लो करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, तो सिंपली आप बोल सकते हो कि कंट्रोल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, स्विच क्या करता है, कंट्रोल करता है कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा कि नहीं करेगा। अगर ओपन होगा तो नहीं करेगा, क्लोज होगा तो करेगा। चलिए ये सब तो हो गई बातें सर्किट के बारे में, सर्किट के कंपोनेंट्स के बारे में। ठीक है, और ये सब आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये सब आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अच्छा, एक और डिवाइस है, ठीक है, एक और कंपोनेंट है दैट इज रजिस्टर। ठीक है, तो रजिस्टर हम लोग थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए रजिस्टर थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ हम लोग वोल्ट मीटर भी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमने एम्प मीटर डिस्कस कर लिया, तो एम्प मीटर याद रखिएगा
एक ऐसा डिवाइस जो करंट को मेजर करता है, ठीक है, जो करंट को मेजर करता है। चलिए अब बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, उससे भी पहले बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी आता कहां से है, ठीक है, यानी सोर्स क्या क्या है। सोर्स तो याद रखिएगा दो सोर्सेज होते हैं, एक तो हो गया पावर स्टेशन, दूसरा हो गया आपका इलेक्ट्रिकल सेल्स, ठीक है। तो जो पावर स्टेशन से जो बिजली आती है उसको बोलते हैं एसी, ठीक है, और जो सेल यानी जो बैटरी से जो करंट आता है उसको बोलते हैं डीसी, ठीक है। और एसी और डीसी के बारे में हमने ऑलरेडी आपको अच्छे तरीके से बता रखा है, ठीक है। तो सिंपली दो सोर्सेज होते हैं, एक होता है पावर स्टेशन, दूसरा होता है इलेक्ट्रिकल सेल्स। पावर स्टेशन से जो आपका जो इलेक्ट्रिसिटी आएगा उसको बोलेंगे एसी, और जो बैटरी से जो आपका इलेक्ट्रिसिटी आएगा उसको बोलेंगे डीसी। क्लियर ना, इलेक्ट्रिक करंट क्लियर है ना। अच्छा, एक दो पॉइंट और हम लोग को यहाँ पे डिस्कस करना होगा, दैट इज डायरेक्शन, ठीक है। डायरेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डायरेक्शन, अब देखिए डायरेक्शन दो तरह के होते हैं, याद रखिएगा डायरेक्शन दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक होता है कन्वेंशनल डायरेक्शन, ठीक है, यानी करंट का डायरेक्शन दो तरह का होता है, एक होता है कन्वेंशनल डायरेक्शन, दूसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन, ठीक है। फिर से डायरेक्शन दो तरह के होते हैं, एक होता है कन्वेंशनल डायरेक्शन, दूसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन। कन्वेंशनल डायरेक्शन जो होता है, ठीक है, जो कन्वेंशनल डायरेक्शन होता है ये होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव। याद रखिएगा कन्वेंशनल डायरेक्शन कैसे होता है, यानी पॉजिटिव टू निगेटिव, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कैसे होता है, तो निगेटिव टू पॉजिटिव। याद रखिएगा इलेक्ट्रॉनिक कैसे होगा, तो निगेटिव टू पॉजिटिव। तो ये कौन सा डायरेक्शन हो गया, ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन, यानी इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज है तो वो किधर मूव करेगा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा दो डायरेक्शंस होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन, दूसरा होता है कन्वेंशनल डायरेक्शन। और कन्वेंशनल डायरेक्शन जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा, और ये हम लोग आज के डेट में भी मानते हैं। चलिए तो हो गई बात डायरेक्शन की। अब बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस से भी पहले हम लोग थोड़ा पोटेंशियल को समझ लेते हैं, ठीक है। तो सिंपल समझ लीजिए कि आपके पास मान लीजिए कि कोई चार्ज है, ठीक है, मान लीजिए कोई क्या है, चार्ज है, ठीक है। उस चार्ज को इन्फिनिटी से, ठीक है, उस चार्ज को इन्फिनिटी से, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा। फिर से आपके पास कोई चार्ज है, कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, वो चार्ज आपका इन्फिनिटी पर है ना, वो चार्ज कहां पे है, इन्फिनिटी पर है। तो उस चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पर लाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पर लाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा उस वर्क डन को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को किससे डिनोट करेंगे, तो याद रखिएगा V से डिनोट करेंगे, ठीक है। होता क्या है, तो सिंपली आप बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है, यानी चार्ज को, ठीक है, चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन करना पड़ता है वो होता है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। और पोटेंशियल क्या होता है, तो सिंपली चार्ज को इन्फिनिटी से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में लाते हो तो जो वर्क करना पड़ता है उसको बोलते हैं पोटेंशियल। और पोटेंशियल डिफरेंस सिंपल समझ लो कि दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल, ठीक है, दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल का डिफरेंस, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। या इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में, ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना वर्क डन करना पड़ता है उस वर्क डन को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल में क्या होता है कि इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक, ठीक है, लाने में जितना वर्क डन करना पड़ता है वो होता है पोटेंशियल, ठीक है। याद रखिएगा कि V से डिनोट करते हैं दोनों को, पोटेंशियल हो या पोटेंशियल डिफरेंस हो, V से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला याद रखिएगा V इक्वल टू होता है W/Q। यहाँ पे V क्या है तो आपको पता है पोटेंशियल है, यहाँ पे W क्या है तो वर्क है ना, और यहाँ पे Q क्या है तो चार्ज है, ठीक है। और ये वोल्ट है, ठीक है, इनका पूरा नाम है अलेक्जेंड्रा वोल्ट, ठीक है। चलिए पोटेंशियल क्लियर हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस क्लियर हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं कि कैसे मेजर करते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग वोल्ट मीटर से मेजर करते हैं। फिर से पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग जो है वोल्ट मीटर से क्या करते हैं, मेजर करते हैं, ठीक है। तो वोल्ट मीटर क्या होता है, तो एक ऐसा डिवाइस होता है, ठीक है, जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं। और एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो वोल्ट मीटर होता है इसको हमेशा हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। याद रखिएगा वोल्ट मीटर को हमेशा हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। एकदम क्लियर हो गया। अच्छा, एक पॉइंट और है, दैट इज ईएमएफ। ईएमएफ क्या होता है, तो सिंपल समझ लो आप कि मैक्सिमम जितना, ठीक है, मैक्सिमम जितना
एनर्जी सप्लाई कर रहा है बैटरी, ठीक है, मैक्सिमम जितना बैटरी एनर्जी सप्लाई कर रहा है, ठीक है, ताकि चार्ज अच्छे से फ्लो करे, ठीक है, तो वो जो होता है, वो जो मैक्सिमम एनर्जी होता है, उसी मैक्सिमम एनर्जी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या इसको इलेक्ट्रोमोटर फोर्स भी कहा जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो सिंपल समझ लीजिए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या इलेक्ट्रोमोटर फोर्स क्या होता है। तो बैटरी जितना मैक्सिमम फोर्स, ठीक है, मैक्सिमम फोर्स नहीं, मैक्सिमम एनर्जी जितना सप्लाई करता है, ठीक है, बैटरी जो है जितना मैक्सिमम एनर्जी सप्लाई करता है, उस मैक्सिमम एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद है आपको ईएमएफ का भी आइडिया लग गया होगा। चलिए अब बात करते हैं रेजिस्टेंस की, ठीक है, अब बात करते हैं रेजिस्टेंस की, ठीक है। तो देखिए सिंपल तरीके से समझा जाए कि रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि रेजिस्टेंस जो है एक प्रॉपर्टी होता है कंडक्टर का, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या होता है, तो एक प्रॉपर्टी होता है कंडक्टर का, ठीक है। देखिए कंडक्टर है तो कंडक्टर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, कंडक्टर में क्या होंगे, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। अच्छा, जब तक उसको बैटरी से नहीं कनेक्ट किया गया है तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रैंडमली मूव कर रहे होंगे, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करेंगे, रैंडमली मूव करेंगे, है ना। तो अच्छा, जैसे ही आप उनको बैटरी से कनेक्ट करोगे तो सारे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे एक डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, मतलब डायरेक्टेड हो जाएंगे, ठीक है, मूव्स इन अ सर्टेन डायरेक्शन, यानी डायरेक्टेड हो जाएंगे, ठीक है। बैटरी जब आप अप्लाई नहीं किए थे तो नॉर्मली रैंडमली मूव कर रहा था, लेकिन जैसे ही आप उसको बैटरी से कनेक्ट कर दिए, यानी जैसे ही आप ईएमएफ अप्लाई किए, ठीक है, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है सारे इलेक्ट्रॉन्स एक सर्टेन डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दिए, ठीक है। तो जैसे ही सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, मूव करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो उनके बीच में क्या होगा, कोलिजन होगा, ठीक है, उनके बीच में तो कोलिजन होगा ही होगा, साथ साथ जो पॉजिटिव आयंस हैं उनके साथ भी क्या करेंगे, वो कोलाइड करेंगे, ठीक है। तो फिर से व्हाट इज रेजिस्टेंस, तो आप बोल सकते हो कि एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो करंट के फ्लो को, जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोकती है। क्यों होता है, तो सिंपली जो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स का मतलब ये हो गया, ठीक है, और जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स को आप कनेक्ट करोगे बैटरी से, ईएमएफ उनको मिलेगा, वो सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, एक तरफ डायरेक्टेड होंगे, ठीक है, और डायरेक्टेड होंगे तो उनके बीच में कोलिजन होगा, वो पॉजिटिव आयन से क्या करेंगे, टकराएंगे, कोलिजन होगा, और ये जो कोलिजन होगा इसी कोलिजन को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो सिंपली आप बोल सकते हो कि एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो करंट के फ्लो को रोकता है, ठीक है। अच्छा, आप ऐसे भी बोल सकते हो कि V और I का जो रेशियो होता है, ठीक है, V और I का जो रेशियो होता है इसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है। R से डिनोट करते हैं, यूनिट होता है ओम, याद रखिएगा, रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम, और ये है ओम, ठीक है। इनका पूरा नाम है जॉर्ज साइमन ओम, याद रखिएगा, ओम का पूरा नाम है दैट इज जॉर्ज साइमन ओम, एकदम क्लियर। यहाँ पे R क्या है, रेजिस्टेंस है, V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, और यहाँ पे I क्या है, करेंट है, एकदम क्लियर। चलिए अब बात करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर रेजिस्टेंस को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है लेंथ, ठीक है, लेंथ इफेक्ट करता है, और लेंथ जितना होगा, ठीक है, लेंथ जितना होगा उतना ही रेजिस्टेंस होगा, याद रखिएगा, अगर लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। दूसरा होता है एरिया, ठीक है, दूसरा क्या होता है, एरिया। तो अगर एरिया बढ़ेगा, ठीक है, अगर क्या होगा, एरिया बढ़ेगा, ठीक है, देखिए अगर आपका एरिया बढ़ेगा, ये एरिया बढ़ गया है ना, तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। एरिया अगर घटेगा, है ना, एरिया क्या होगा, अगर घटेगा तो आपका, ठीक है, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है, ठीक है, टेम्परेचर पर भी क्या करता है, डिपेंड करता है। तो टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, ठीक है, टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो मेनली जो होता है आपका, ठीक है, मेनली चार चीजों पर डिपेंड करता है, ठीक है, लेंथ पर डिपेंड करता है, एरिया पर डिपेंड करता है, नेचर पर डिपेंड करता है, और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ठीक है। इसको आप 1 मान लो, इसको आप इक्वेशन 2 मान लो, दोनों को मिलाओगे तो ये इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, तो R = रो L by A, ठीक है, R = रो L by A। यहाँ पे रो क्या होता है, तो रो को बोलते हैं रेजिस्टिविटी, याद रखिएगा, रो को क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। इसका यूनिट याद रखिएगा, इसका यूनिट होता है आपका ओम मीटर, ठीक है, इसका यूनिट होता है ओम मीटर, क्लियर है ना। अच्छा, यहाँ पे देखिए जो मेटल्स होते हैं और जो एलॉय होते हैं इनकी रेजिस्टिविटी काफी कम होती है, जबकि जो इंसुलेटर्स होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी काफी ज्यादा होती है। चलिए अब बात करते हैं रेजिस्टर्स की, कि रेजिस्टर क्या होते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये होते हैं आपके रेजिस्टर्स, ठीक है, और ये रेजिस्टर का सिंबल होता है, ठीक है, याद रखिएगा, ये क्या होता है, तो ये रेजिस्टर का सिंबल होता है, ठीक है, और इस प्रकार से भी दिखाया जाता है रेजिस्टर को। चलिए अब रेजिस्टर क्या होता है, तो सिंपली आप समझ लीजिए रेजिस्टर क्या होता है, तो वैसा कोई भी मटेरियल,
ठीक है, वैसा कोई भी मटेरियल जिसका रेजिस्टेंस काफी हाई होता है, तो सिंपली आप बोल सकते हो कि मटेरियल्स हैविंग हाई रेजिस्टेंस। ठीक है, वैसा कोई भी मटेरियल जिसका रेजिस्टेंस काफी हाई होता है, ठीक है, वैसा कोई भी मटेरियल जिसका रेजिस्टेंस काफी हाई होता है उसको हम लोग बोलते हैं व्हाट, उसको हम लोग बोलते हैं रजिस्टर। और रजिस्टर दो तरह के होते हैं, याद रखेगा, एक होता है फिक्स्ड रजिस्टर, दूसरा होता है वेरिएबल रजिस्टर। ठीक है, तो जिसका रेजिस्टेंस फिक्स होगा, जिसके रेजिस्टेंस की वैल्यू फिक्स होगी उसको बोलेंगे फिक्स्ड रेजिस्टेंस। ठीक है, जिसकी वैल्यू, ठीक है, जिसके रेजिस्टेंस की वैल्यू आप चेंज कर सकते हो उसको बोलेंगे वेरिएबल रजिस्टर। ठीक है, ये हो गया आपका फिक्स्ड रजिस्टर और ये हो गया आपका वेरिएबल रजिस्टर। और वेरिएबल रजिस्टर को हम लोग रिहो स्टेट भी बोलते हैं, याद रखिएगा, वेरिएबल रजिस्टर को हम लोग रिहो स्टेट भी बोलते हैं। ठीक है, और ये जो है आपके फिक्स्ड रजिस्टर है। ठीक है, ये जो है आपके कौन से रजिस्टर हैं, फिक्स्ड रजिस्टर हैं। ठीक है, और फिक्स्ड रजिस्टर के बारे में भी हमने आपको बता रखा है कि दो तरह के होते हैं, एक होता है कार्बन रजिस्टर, है ना, दूसरा होता है आपका वायर रजिस्टर। ठीक है, ये सब भी हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि रजिस्टर्स को किस प्रकार से कंबाइन कर सकते हैं। तो दो तरीके से हम लोग कंबाइन कर सकते हैं, एक होता है सीरीज में, दूसरा होता है पैरेलल में। ठीक है ना, सीरीज में, दूसरा क्या चीज, पैरेलल में। ठीक है, अच्छा अब बात करेंगे कि कैसे सीरीज में। तो सिंपल, अगर करंट सेम रहेगा, है ना, अगर करंट क्या रहेगा, सेम रहेगा, तो समझ लीजिए कि वो सीरीज में है। सिंपल सा डेफिनेशन है, अगर करंट है सेम तो समझ लो कि वो किस में है, सीरीज में है। ठीक है, तो अगर आई सेम रहेगा और वी डिफरेंट रहेगा, ठीक है, अगर आई सेम रहेगा और वी डिफरेंट रहेगा तो समझ लीजिए कि वो किस में है, सीरीज में है। ठीक है, और सीरीज का फॉर्मूला आपको अच्छे तरीके से पता होगा, हमने डिराइव भी करा रखा है आपको। तो ये फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, सीरीज का। ठीक है ना, क्या फायदे हैं सीरीज के, तो सीरीज में इलेक्ट्रिसिटी का काफी कम यूज होता है। और डिसएडवांटेज क्या है कि अगर एक बंद होगा तो पूरा आपका सिस्टम बंद हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो गई सीरीज। अब बात करते हैं पैरेलल की। तो पैरेलल में क्या होता है कि जो वोल्टेज होता है यानी वी सेम होता है। ठीक है, पैरेलल में क्या होता है, वी सेम होता है और आई जो होता है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, सिंपल सा बात है कि V सेम होता है और I क्या होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, एकदम क्लियर। ठीक है, इसका फॉर्मूला आपको ध्यान में रख लेना है। ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला, तो 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, अच्छा एक और सिंपल सा तरीका होता है पहचानने का। ठीक है, कि अगर वन वे है, अगर एक रास्ता है किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए, अगर आपके पास केवल एक रास्ता है तो उसको हम लोग बोलेंगे सीरीज में। ठीक है, वो बोलेंगे भैया वो सीरीज में है। अगर एक से अधिक रास्ता है ना, अगर एक से अधिक रास्ता है, या सिंपली समझो कि अगर हाईवे है तो हम लोग बोलेंगे कि वो पैरेलल में है। ठीक है, अगर हाईवे है तो क्या बोलेंगे कि वो जो है पैरेलल में है। ठीक है, फॉर्मूलाज आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, पैरेलल का क्या एडवांटेज है कि अगर एक बंद होता है मान लो बल्ब, तो दूसरा बल्ब आपका जलते रहेगा। डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है काफी अधिक होता है। ठीक है, अच्छा यहां पे देखिए इस तरह के भी सर्किट्स आपको मिलेंगे। ठीक है, जिसमें रजिस्टर जो है सीरीज में विद पैरेलल कनेक्शन होगा। ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान में रखने हैं, ये न्यूमेरिकल्स में बहुत ज्यादा यूज होंगे। ठीक है, अच्छा यहां भी आपको इस प्रकार का भी सीरीज मिल सकता है कि पैरेलल होगा जिसमें सीरीज कनेक्शन होगा, पैरेलल होगा जिसमें क्या होगा, सीरीज कनेक्शन होगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं ओम्स लॉ की। ओम्स लॉ क्या होता है, तो सिंपली समझ लो कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, है ना, एट कांस्टेंट टेम्परेचर V जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के। सिंपल सी बात है, V जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के। V आपको पता है, V यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। I क्या है, तो आपको पता है करंट है ना। तो सिंपल सी बात है, इसको ऐसे समझो कि जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज्यादा ही करंट फ्लो होगा, जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज्यादा ही करंट होगा। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, इस साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं और यहाँ पे कॉन्स्टेंट लगाते हैं, तो क्या हो जाता है, तो V इक्वल टू आई आर। ठीक है, V इक्वल टू आई आर, तो याद रखना है आपको V इक्वल टू आई आर। ये क्या हो गया, ओम्स लॉ। फिर से ओम्स लॉ, तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर V जो होता है, ठीक है, V जो होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, I के। ठीक है, एट कांस्टेंट T V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। यहाँ पे V क्या है आपको पता है, पोटेंशियल डिफरेंस है, I क्या है, करंट है, और यहाँ पे R क्या है, रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, तो ओम होता है। और यहाँ पे ग्राफ है। ठीक है, और ये जो ग्राफ है हमेशा स्ट्रेट लाइन जाएगा, क्यों, क्योंकि दोनों क्या है, आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। चलिए अब बात करते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट काफी सिंपल है। ठीक है, तो जब भी इलेक्ट्रिक करंट किसी भी डिवाइस से पास करेगा, किसी भी वायर से या किसी भी डिवाइस से, कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस से पास करेगा, तो वो डिवाइस या वो वायर जो है गर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो इफेक्ट होता है, इसी इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। और इस इफेक्ट के बारे में सबसे पहले 1841 में जेम्स पर्सकॉट जूल ने बताया था। ठीक है, इस इफेक्ट के बारे में सबसे पहले
जेम्स पर्सकोट जूल ने बताया था, याद रखिएगा हीटिंग इफेक्ट। फिर से हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, तो जब भी किसी भी डिवाइस से इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा वो डिवाइस गर्म हो जाएगा, और ये जो इफेक्ट होता है इसी इफेक्ट को बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट। होता क्या है इसमें, तो आपका जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, क्यों होता है, तो सिंपल सी बात है, रेजिस्टेंस के चलते होता है। रेजिस्टेंस के चलते जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज्यादा आपका हीट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला याद रखिएगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है H=I²RT, या सिंपल सा इसका फॉर्मूला है H=VIT। ठीक है, इसका फॉर्मूला याद रखना है आपको। चलिए अब बात करते हैं कि इसका यूज कहां कहां होता है। ठीक है, तो जितने भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस, जैसे आप बल्ब देख सकते हो, ठीक है, तो ये जो फिलामेंट होता है बल्ब का, यह भी किस पर काम करता है, यह भी आपका हीटिंग इफेक्ट पर काम करता है। ठीक है, अच्छा, ये जो इलेक्ट्रिकल हीटर हो गया आपका, है ना, ये जो इलेक्ट्रिकल हीटर हो गया, ये भी किस पे काम करता है, तो जितने भी हीटिंग डिवाइसेज होते हैं सारे जो होते हैं आपके हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पर बेस्ड होते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल पावर की और इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल पावर सिंपल सा है कि रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिकल वर्क बाय एन इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, कितने समय में कितना वर्क हो रहा है। आप इसको ऐसे समझो कि रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज बीइंग यूज्ड, कितने समय में कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज हो रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे पावर। ठीक है, इसका यूनिट याद रखिएगा, पावर का यूनिट होता है वॉट। ठीक है, इसके अलावा भी इसके बहुत सारे यूनिट होते हैं, जैसे किलोवाट। ठीक है, और 1 किलोवाट में कितना हो जाएगा, तो 1000 वाट हो जाएगा। मेगावाट होता है, ठीक है, मेगावाट में कितना हो जाएगा, 10⁶ वाट हो जाएगा। ठीक है, एचपी भी होता है, याद रखिएगा, हॉर्स पावर, है ना, हॉर्स पावर, और हॉर्स पावर में कितना होता है, तो 746 वॉट होता है, याद रखिएगा 746 वॉट। ठीक है, अच्छा, इसके बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, तो सबसे बेसिक फॉर्मूला जो होता है दैट इज P=W/T, याद रखिएगा P=W/T। ठीक है, और इसके बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, जैसे यहाँ पे P=VI। ठीक है, यहाँ पे है P=I²R, यहाँ पे है P=V²R, और ये सब सारे फॉर्मूले हमने ऑलरेडी आपको डिराइव कर रखे हैं। चलिए, ठीक है, अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मूले हैं, ये सब फॉर्मूले आपने ध्यान में रखने हैं। चलिए अब बात करते हैं एनर्जी की। तो एनर्जी, जैसे अभी हमने आपको बताया कि जितना वर्क होगा उतना एनर्जी कंज्यूम होगा, तो आप बोल सकते हो कि एनर्जी जो होता है वो वर्क के बराबर होता है। ठीक है, एनर्जी जो होता है वो वर्क के बराबर होता है। ठीक है, और अभी हमने देखा कि P=W/T, है ना, पावर क्या होता है, तो W/T होता है ना, और वर्क एनर्जी के बराबर होता है ना, वर्क किसके बराबर होता है, एनर्जी के बराबर होता है। तो P= क्या हो गया, E/T, तो E= क्या हो सकता है, P/T। तो आप सिंपली बोल सकते हो कि एनर्जी क्या होता है, तो प्रोडक्ट होता है, पावर और टाइम का प्रोडक्ट होता है। सिंपल सी बात है, P यहाँ पे क्या है, पावर है, T यहाँ पे क्या है, टाइम है, और इसका कमर्शियल यूनिट याद रखिएगा, ऐसे तो यूनिट होता है जूल, है ना, ऐसे यूनिट क्या होता है, जूल होता है, किलो जूल होता है, मेगा जूल होता है। ठीक है, लेकिन ये आपको कमर्शियल यूनिट ध्यान में रखना है, दैट इज किलोवाट आवर। और ये भी याद रखिएगा कि 1 किलोवाट आवर में कितना होता है, तो 1 किलोवाट आवर में होता है 3.6 × 10⁶ जूल। और ये सब हमने डेरिवेशन ऑलरेडी करा रखा है, जो हमने 2 डिटेल वीडियो बना रखे हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको आज की क्लास अच्छे तरीके से समझ आया होगा, और अगले क्लास में हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट डिस्कस करेंगे।